मुंबई में एक इंस्टीट्यूशन है जिस पर ना सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरा भारत गर्व करता है। इस इंस्टीट्यूशन ने लाखों लोगों को कैंसर की बीमारी से बचाया है। हर साल करीब 64,000 मरीज इस हॉस्पिटल में आते हैं। उनमें से करीब 70% मरीजों का इलाज मुफ्त में किया जाता है। ये कहानी है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि सफलता की कहानी लिखने वाले इस हॉस्पिटल का जन्म किस तरह हुआ। इस हॉस्पिटल की शुरुआत सन 1941 में की गई। इसे भारत के लिए एक ऐसे गिफ्ट की तरह देखा गया जहां कैंसर के लिए कोई स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल मौजूद नहीं था। सर दोराबजी टाटा टाटा ग्रुप के दूसरे चेयरमैन थे और उन्होंने बहुत समय पहले ही ये फैसला कर लिया था कि वो भारत में कैंसर के इलाज के लिए एक इंस्टीट्यूशन खड़ा करेंगे। साल 1932 में उनकी पत्नी लेडी मेहरबाई टाटा की मौत ल्यूकेमिया की वजह से हो गई। उसके कुछ टाइम के बाद दोराबजी टाटा भी चल बसे, लेकिन उनका कैंसर हॉस्पिटल बनाने का सपना टाटा ट्रस्ट के लोगों ने छोड़ा नहीं और उसे पूरा करके दिखाया। उस दौर में टाटा ग्रुप के चेयरमैन सर नौरोजी सकलतवाला थे। नौरोजी अमेरिका के कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर जॉन स्पाइस के पास पहुंचे और उन्हें इंडिया आने का न्योता दिया। डॉक्टर जॉन इंडिया आए, यहाँ की सिचुएशन को समझा और टाटा ट्रस्ट को एक कैंसर हॉस्पिटल बनाने के लिए जरूरी सुझाव दिए। लेकिन वो 1930 का दशक था जब दुनिया में इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था। ये वो वक्त था जब बड़ी से बड़ी कंपनी बर्बाद हो रही थी और बड़े से बड़े भाई दिवालिया हो रहे थे। लोगों का रोजगार लगातार छिनता जा रहा था। लोगों को इस बारे में शक था कि क्या टाटा ट्रस्ट इतना महंगा प्रोजेक्ट पूरा कर पाएगा। लेकिन टाटा परिवार ने ये फैसला कर लिया था कि वो एशिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर हॉस्पिटल बनाकर रहेंगे, जहां न सिर्फ मरीजों का इलाज होगा बल्कि रिसर्च भी की जाएगी और विद्यार्थियों को पढ़ाया भी जाएगा। सन 1937 में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल को बनाने का काम शुरू किया गया। ठीक इसी समय पर भारत के डॉक्टरों को यूरोप और अमेरिका भेजा गया था ताकि वे मॉडर्न क्लिनिक के काम करने के तरीके को सीख पाएं। टाटा ट्रस्ट ने इस हॉस्पिटल के निर्माण के लिए 3 लाख रुपए ट्रस्ट से निकाल कर दिए। ये उस दौर में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। इस तरह 1941 में जाकर के हॉस्पिटल का काम पूरा हुआ और मुंबई के गवर्नर सर रोजर ल्यूमले ने इसका उद्घाटन किया। इस हॉस्पिटल की खासियत ये थी कि सिर्फ 2 अमेरिकन सर्जन को छोड़ करके बाकी पूरा स्टाफ भारतीय था। इतना बड़ा कैंसर हॉस्पिटल भारत में तो क्या, पूरे एशिया में उससे पहले कभी नहीं बना था। साल 1949 तक इस हॉस्पिटल का सारा खर्चा टाटा ट्रस्ट के द्वारा उठाया जाता था। लेकिन उसके बाद भारत सरकार ने इसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। फिर सन 1962 से अब तक इसकी जिम्मेदारी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा संभाली जाती है। कैंसर हॉस्पिटल बनने के बाद भी टाटा ग्रुप ने बीमारियों के खिलाफ अपनी जंग को बंद नहीं होने दिया और साल 2012 में रतन टाटा की लीडरशिप में टाटा मेडिकल सेंटर की स्थापना कोलकाता में की गई ताकि भारत के ईस्टर्न इलाकों में मेडिकल सुविधाओं की कमी को पूरा किया जा सके। इसके साथ ही टाटा ट्रस्ट वाराणसी, तिरुपति, भुवनेश्वर, रांची, इलाहाबाद और बेंगलुरु जैसे शहरों में भी कैंसर रिसर्च और ट्रीटमेंट सेंटर बनाने की योजना बना रहा है। टाटा ने उस दौर में लोगों के लिए जो करके दिखाया, उसकी गूंज हम 80 साल बाद भी आज सुन पा रहे हैं। साल 1965 में जेआरडी टाटा को कोलकाता के एक स्कूल टीचर से एक खत मिला। ये खत केसी भंसाली नाम के एक आदमी ने लिखा था। जेआरडी टाटा ने उस खत का जो जवाब दिया वो अपने आप में एक कहानी बन गई। केसी भंसाली ने अपने खत में जेआरडी टाटा की जिंदगी के प्रिंसिपल्स के बारे में जानने की बात लिखी थी। ये चिट्ठी जब जेआरडी को मिली तो उनकी उम्र 61 साल थी और उनको टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने 27 साल का समय हो चुका था। इस दौरान जेआरडी टाटा ने भारत को उसकी पहली कमर्शियल एयरलाइन दे दी थी और उन्होंने टाटा मोटर्स की स्थापना भी कर दी थी। देश का पहला कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक प्लान, जिसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है, वो भी जेआरडी टाटा ने ही दिया था। जेआरडी टाटा उस समय करियर के उस मुकाम पर थे जहां एक मामूली स्कूल टीचर के खत को नजरअंदाज करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन इसकी जगह जेआरडी ने टाइम निकाल करके एक अच्छा रिस्पांस भंसाली को लिख करके भेजा। 13 सितंबर 1965 को जेआरडी टाटा ने लिखा कि यूं तो मैंने अपने जीवन के प्रिंसिपल्स खुद बैठ करके नहीं बनाए हैं,
लेकिन अगर उन्हें लिखना ही हो तो इस तरह कहा जाएगा कि जिंदगी में कुछ भी ढंग की चीज तब तक नहीं पाई जा सकती जब तक उसके बारे में गहराई से सोचा ना जाए और कड़ी मेहनत ना की जाए। दूसरी बात ये कि हर आदमी को अपने बारे में सोचना चाहिए, ना कि किसी और के बहकावे में आ जाना चाहिए। तीसरा प्रिंसिपल कहता है कि हर आदमी को एक्सीलेंस और परफेक्शन का पीछा करना चाहिए और किसी को भी सेकंड बेस्ट चीज से सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। और आखिरी प्रिंसिपल है कि कोई भी सक्सेस और अचीवमेंट तब तक काम की नहीं है जब तक उससे देश और देश के लोगों का भला ना होता हो, और उस सक्सेस को सही तरीकों से पाना भी उतना ही जरूरी है। जेआरडी का जवाब सिर्फ 200 शब्दों में था, लेकिन इन्हीं 200 शब्दों में उन्होंने अपनी जिंदगी के सारे प्रिंसिपल्स लिख कर के दे दिए। जेआरडी ने मैनेजमेंट के कोई भारी भरकम सूत्र नहीं दिए, बल्कि 200 शब्दों में बेहद आसान भाषा में लिखी गई बहुत ही साधारण बातें थी जिनका असर हमारी जिंदगी पर गहरा हो सकता है। जेआरडी टाटा ने यहाँ पर जो भी प्रिंसिपल लिखे उन्हें हर एक आदमी अपनी जिंदगी में उतार सकता है। हम में से हर एक आदमी कड़ी मेहनत करना चाहता है, एक्सीलेंस और परफेक्शन पाना चाहता है, और ये सब करने के लिए जेआरडी टाटा के इन्हीं सारे प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में उतारना बेहद जरूरी है। जेआरडी के ये प्रिंसिपल्स किसी किताब से ना निकलकर उनकी अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस पर आधारित हैं, और एक्सपीरियंस से बढ़कर कोई बेहतर टीचर नहीं हो सकता। जेआरडी टाटा ने बहुत सीधे शब्दों में अपनी बात लिखी, लेकिन लिखी एकदम परफेक्ट इंग्लिश में जिसे पढ़कर किसी को भी मजा आ जाए। जेआरडी टाटा के बारे में कहा जाता था कि उनसे बेहतर इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करना कोई और नहीं जानता।